बेईमान आदमी एक दिन जहर उगलने लगेगा। सिर्फ जहर ही नहीं उगल रहा था, उसकी आंखें शोले बरसा रही थी, और अगर उसको नहीं रोका गया तो वो शोले बरसा बरसा कर एक दिन हमारे घरों को जलाकर खाक कर देगा। सोच लीजिए आप, अगर पुलिस या एंटी करप्शन वालों को हमारे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, तो बाकी बची हुई सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते पीसते गुजर जाएगी। नहीं नहीं, इस उम्र में मैं जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? उसे नौकरी से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके रिटायर होने में अभी कुछ साल बाकी हैं, और अगर निकाल दिया तो बदनामी हो सकती है। नौकरी से निकालने की बात कौन कर रहा है सर? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप इस मामले को मुझ पे छोड़ दें तो मैं इसे बड़ी आसानी से संभाल सकता हूं। क्या आप ही का नाम गिरधारी लाल है? जी हाँ। आप? इंस्पेक्टर शाने, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से। मगर बात क्या है? आप इसी ऑफिस में काम करते हैं? जी हाँ। ये छाता आपका है? जी हाँ। खोलिए इसे। जी? मैं कह रहा हूं खोलिए इसे। अरेस्ट हिम। अदालत के पास मुलजिम गिरधारी लाल श्यामलाल की जमानत के लिए दरख्वास्त आई है, जिसने गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हुए रिश्वत लेने का जुर्म किया और रंगे हाथों पकड़ा गया। अदालत यह दरख्वास्त मंजूर करती है और मुलजिम को 5,000 रुपए की जमानत पर रिहा करती है। इनकी जमानत कौन दे रहा है? जज साहब, जमानत मैं दूंगा। क्या है भाई, क्या देख रहे हो? कोई तमाशा है क्या? कोई चोर आया है क्या? कमाल है, मौका मिलने की तमाशा देखने चले आए। बेवकूफ कहीं के, अच्छे खासे आदमी को चोर समझते हैं। चल यहाँ से, तमाशा देखने चले आते हैं। विजय बेटा, अपने पिताजी को घर ले जाओ, उनका ख्याल रखना। मैं बाद में आऊंगा। हाँ? माँ, बाबा आ गए। लगता है माँ शायद मंदिर गई है। अब बैठो, मैं अभी बुला के लाता हूँ। माँ, माँ बाबा आ गए। हाँ माँ, बाबा आ गए। क्या? चल चल बेटे। कर दिया बाबा, बाबा ये क्या किया आपने? मेरी शादी के छोड़ गए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई बेईमानी का काम नहीं किया, कभी उस चीज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया जो मेरी नहीं थी। विजय बेटा, मैंने ऑफिस में कोई रिश्वत नहीं ली। अगर तुम लोग मुझसे वाकिफ हो तो मुझ पे विश्वास जरूर करोगे। दुनिया, पुलिस, कानून भले विश्वास ना करे, मगर तुम लोग विश्वास करोगे। किसी ने मेरे साथ फरेब किया है, मुझे मुजरिम बनाकर मेरी सच्चाई को दागदार किया है। इसलिए मैं जिंदगी से हाथ छोड़ाकर जिंदगी बनाने वाले के पास जा रहा हूं, उस इंसान का नाम पूछने जिसने ईमान के माथे पे कलंक लगाया है।
हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा गिरधारी। जिस किसी ने आप पर यह झूठा इल्जाम लगाया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय, अगर चाचा जी पर यह झूठा इल्जाम लगाया गया है तो मैं हर कदम पर इसकी छानबीन में तुम्हारे साथ हूं। अरे साहब, क्या जुल्म है। अब तो मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं। पिछले 25 साल से आकर हर टेबल पर कंप्लेन करता हूँ कि मेरे घर में पानी का एक कतरा भी नहीं आता है, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। अरे भाई, आ जाएगा, खुदाई का काम चल रहा है। काम कराने चले आते हैं, चाय वाय कोई पिलाता नहीं है। चाय लोगे साहब? हाँ चाय लिया। कितने चम्मच शक्कर? शक्कर मत डालना। कमाले, कभी 2 चम्मच, कभी 4 चम्मच और कभी बगैर शक्कर के। तेरे बाप का क्या जाता है? क्या नाम है तेरा? 211। तो पहले एक बात बता, तेरी माँ को 211 के अलावा कोई और नाम नहीं मिला था क्या? मेरी माँ तो मुझे पैदा करते ही मर गई साहब। बाप का तो मुझे मालूम नहीं था। ये तो जिस अस्पताल में पैदा हुआ था उसी खाट का नंबर है ये। अबे खाट पे तो मैं भी पैदा हुआ था, मगर उस खाट का जो नंबर था, अगर उस नंबर का नाम रख लेता तो सारी दुनिया में बदनाम होकर रह जाता। क्या नंबर था? 6? नहीं, 420। क्या पिएगा? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये पूछने आया था कमल कि मेरे पिताजी के केस के बारे में कुछ पता चला। हाँ विजय, मैंने ऑफिस में जाकर एक से मालूम किया, पूरी छानबीन की। ऐसा लगता है जैसे कि विजय, सारे सबूत यही कहते हैं कि उन्होंने रिश्वत ली थी। कमल, ये बात तू कह रहा है? मैं नहीं विजय, बल्कि हालात कह रहे हैं। हालात झूठे हैं, बनाए हुए हैं। ये सीमेंट कंक्रीट की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने वाले सच्चाई का मुंह बंद करने के लिए मुट्ठी भर पैसा खर्च करके झूठे हालात बना सकते हैं। कमल, मैंने अपने पिता को करीब से पढ़ा है। वो परेशानी में भी मुस्कुराते थे, दुख में दूसरों को हिम्मत दिलाते थे, खुद भूखा रहते थे और अपने बच्चों को भी भूखा रखते थे, लेकिन कभी किसी से एक पैसा रिश्वत नहीं ली उन्होंने। तेरा मतलब है इस हादसे के पीछे किसी की चाल है? हाँ कमल, अरे मेरे पिताजी की मौत सबसे बड़ा सबूत है कमल। बेईमानी, कालाबाजारी, रिश्वतखोर लोग लाख गालियां सुनकर भी आसानी से इस दुनिया में जी लेते हैं, मगर जो लोग सच्चे होते हैं ना, वो झूठे इल्जाम का एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। वो या तो दुनिया को जला देते हैं या जिंदगी को ठोकर मारकर इस दुनिया से चले जाते हैं, जैसे मेरे पिताजी ने किया। मानता हूं, मैं सब मानता हूं विजय। दिल और जज्बात की हद तक ये बिल्कुल सही है, लेकिन जहां तक पुलिस का संबंध है, मैं मजबूर हूं विजय। अच्छी बात है। अगर सबूत के लिए तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट मजबूर है तो मैं मजबूर नहीं हूं। मैं अपने तरीके से उन लोगों की जबानें खुलवाऊंगा और सच्चाई जानकर रहूंगा। देख विजय, मैं नहीं चाहता कि जज्बात की राह में आकर तू कोई गलत कदम उठाए, वरना ऐसा ना हो मेरा फर्ज हम दोनों दोस्तों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाए। ठीक है कमल, अगर ऐसा हुआ तो तुम अपना फर्ज निभाना। साहब, आप पिछले कई दिनों से यहाँ आते और खड़े होकर इस बिल्डिंग को देखते ही रहते। ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में देखने जैसा? इस बिल्डिंग के दीवारों के पीछे किसी कोने में सच्चाई कैद पड़ी हुई है। उसी सच्चाई को आजाद करना चाहता हूं। तुम यहाँ? हाँ चाचा जी, जिस दिन से पिताजी का देहांत हुआ, ना जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद इस ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं, और आज ये कदम मुझे यहाँ ले आए हैं। बाप की याद आती होगी। हाँ, याद तो बहुत आती है, पर उससे भी ज्यादा उस इंसान की याद आती है जिसने मेरे पिताजी को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। छोड़ो बेटा, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ सब बातों को, भूल जाओ। भूल तो कभी नहीं सकता मैं, कभी नहीं चाचा जी।
आप लोग एक बात बताइए, आप लोग मेरे पिताजी को एक जमाने से जानते हैं, क्या मेरे पिताजी भूल कर भी रिश्वत ले सकते थे? नहीं, वो तो बहुत महान इंसान थे, बिल्कुल फरिश्ते की तरह। कोई नहीं मानेगा कि तुम्हारे पिताजी कभी रिश्वत ले सकते थे। लेकिन क्या है कि ये मजबूरी और गरीबी है ना, ये फरिश्तों की भी कदम डगमगा देती है। हो सकता है कि मजबूरी से तंग आकर तुम्हारे पिताजी जी, मेरे पिताजी को जरूर किसी ने फंसाया है, और उस फंसाने वाले को ढूंढना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म। और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? आप मुझे इस ऑफिस में नौकरी दिलवा दीजिए। नौकरी? अच्छा, तो मैं ठाकुर साहब से बात करूंगा। इस फाइल में मेरे सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, जो मेरे पिताजी की जगह मुझे नौकरी दिलवाने के लिए काफी होंगे। सर्टिफिकेट्स की क्या जरूरत थी बेटे, कीमती लाल का कहना ही काफी था। पर बात यह है बेटे कि मैं मजबूर हूं, वो नौकरी मैंने किसी और को दे दी। किसी और को दे दी? लेकिन वो जगह तो खाली है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप मुझे नौकरी देना नहीं चाहते? तो साफ साफ सुन लो, जिसका बाप रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, उसी के बेटे को उसी के दफ्तर में नौकरी नहीं दी जाती। ठाकुर! चिल्लाने से तुम सच्चाई को दबा नहीं सकते। तुम्हारा बाप रिश्वतखोर था। पागल हो गया क्या? ठीक है, सच्चाई क्या है एक दिन तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। अच्छा, इस मुसीबत से जान छूट गई। ये कभी इस ऑफिस में आ जाता तो सबका जीना मुश्किल कर देता। ये क्या है मां? ये तेरे लिए है बेटा। इन गहनों के सिवा और कुछ नहीं है मेरे पास। जा, इन्हें बेच दे। उस रोज जब तू शराब पीकर आया था तो तू चीख चीख कर कह रहा था कि आज की दुनिया में रिश्वत के बिना नौकरी नहीं मिलती और रिश्वत के लिए पैसा चाहिए। तू ये गहने बेच दे और गहने बेचकर जो पैसा मिले उसकी रिश्वत देकर कोई ना कोई नौकरी हासिल कर ले। नहीं मां, नहीं, मत कर ऐसी बातें। तू चाहती मैं इन गहनों को बेचकर रिश्वत में दे दूं? मतलब अपने देवता समान बाप के खून से शैतान के माथे पर तिलक लगाऊं? इज्जतदार इंसान के पसीने से बेईमानी के चरण धोऊं? नहीं मां, नहीं, तेरे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे भगवान मजबूर होकर पाप करने की आज्ञा दे रहा हो। तो क्या करूं बेटा? तेरी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती। चैन मुझे उस दिन मिलेगा मां, जिस दिन मैं बाबा के कातिल का पता लगा लूंगा। तू नहीं जानती मां, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। हर करवट पर मुझे बाबा की लाश लटकती हुई नजर आती है, जैसे वो चीख चीख कर कह रहे हो कि बेटा मेरे माथे से रिश्वत खोर के कलंक का टीका मिटा दे। मगर मैं क्या करूं बाबा, मुझे हर रास्ता बंद नजर आता है, हर रास्ता। मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? बस कर बेटा, बस कर। अरे कोई जल्दी से इधर आओ। चलिए कैलाश को बुला के लाते हैं। ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं बेटा, कौशल्या जब भी मुझसे मिलती थी हमेशा यही कहती थी कि मुझसे कैलाश की परेशानी नहीं देखी जाती। बेचारा नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है, मायूस होकर थका मांदा जब घर आता है तो हम लोगों की भूख की फिक्र में वो और भी परेशान हो उठता है। मैं और मेरे बच्चे उसके लिए बोझ बन चुके हैं। विजय बेटे, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने बेटे के कंधों से ये बोझ हटाने के लिए उसने खिचड़ी में जहर मिलाकर अपना और अपने बच्चों का अंत कर दिया। ये देखो, ये है वो जहर की बोतल।
आज सिर्फ कैलाश की मां ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि हर गरीब की मां ने खुदकुशी की है। हर बेकार और मजलूम के छोटे भाई बहनों ने आत्महत्या की है। ये काला बाजारियों का हम गरीबों के मुंह पर थप्पड़ है और इस थप्पड़ का जवाब हमें देना है। आज तक हम लोग अलग अलग कंकरों की तरह जुल्म सहते रहे, मगर आज से कंकर मिलकर चट्टान बन गए हैं और अब ये चट्टान रिश्वतखोरों की दुनिया पर बुरी तरह से गिरने वाली है। हेलो। राजीव नाम का एक ग्रेजुएट आपके कंपनी में नौकरी के लिए आया था, लेकिन जॉब उसे देने के बजाय आपने अपने साले को दे दी। कंपनी के मालिक हम हैं, जिसे चाहे नौकरी दे सकते हैं, जिसे चाहे रिजेक्ट कर सकते हैं। जहां तक काबिलियत और एजुकेशन का सवाल है, इस नौकरी का असली हकदार राजीव था, आपका साला नहीं। अगर यह नौकरी असली हकदार को नहीं मिलती तो इसका अंजाम आपके लिए बहुत बुरा होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं मिस्टर बंसल, चेतावनी दे रहा हूं। क्या बात है प्रकाश साहब? सामने देखिए। क्या बात है? गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी से उतरिए। क्यों? मैंने कहा गाड़ी से उतरिए। कौन है आप लोग? हमने आपको चेतावनी दी थी ना कि अगर सही हकदार को नौकरी नहीं मिली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कपड़े उतारो। कपड़े उतारो, उतारो। पैंट भी उतारो। ये भी। हाँ, उतारो। भागो, भागो, भागो। जल्दी कैसे करूं? हिलता है। अरे खड़े खड़े बैलेंस पूरे करे वगैरह। ए गुड्डी, ये क्या कर रहा है? अपने इज्जत के ऊपर ताला लग रहा है बाबूजी। तुम्हें क्या बकवास कर रहा है? आपने अखबार पढ़ा नहीं है? काला धंधा करने वाले को बीच बाजार में नंगा करना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं ताला बांध के लुंगी पहन रहा। मेरा लुंगी कौन उतरे? हंसने का बात नहीं है, आपका पैंट उतरने का पहले चांस है, इसलिए लोहे का पैंट पहन के घूमो। डेंजर है। मर गया। अभी तो और भी लोग ग्रुप के अंदर जमा हो गए। अभी क्या होंगे बाबूजी? ये मोहल्ले का सबसे बड़ा काला बाजारी है, हर चीज महंगे दामों में मिलता है। मुझे नंगा मत करो। नहीं, मुझे नंगा मत करो।
ठाकुर, तुम्हें पूरा यकीन है कि जिसने तुम्हारे कपड़े उतारे थे वो विजयी था? हाँ बिल्कुल, ये विजय का ही काम है। वही मेरे पास नौकरी मांगने आया था। तब तो मैंने उसे किसी तरह टाल दिया था, लेकिन अब अगर वो किसी तरह इस दफ्तर में आ गया तो समझ लीजिए मेरे साथ साथ आप लोग भी नंगे हो जाएंगे। उसे किसी भी कीमत पर यह नौकरी नहीं मिलना चाहिए जगन। जगन, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। कुछ करने से पहले सोच लो, कहीं फंस न जाए। कोई फंसने वाला नहीं है संपत सेठ, तुम फिक्र मत करो। ठाकुर, अपने चेहरे से ये घबराहट का पसीना साफ करो, क्योंकि ऐसे ही लोगों की तलाश में पुलिस है। तुम जाके विजय के खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ, बाकी का काम पुलिस संभालेगी। विजय भैया की वजह से आज हम सबको नौकरी मिल गई है। विजय भैया की जय, विजय भैया की जय। तुम सबको नौकरी मिल गई है, इसलिए सबका थोपड़ा चांद के माफिक चमक रहा है। साला, अब तुम सब बड़ा बड़ा आदमी बन जाएगा, बंगला होगा, गाड़ियां होगी, बहुत पैसा होगा। अरे आज अपन बहुत खुश है रे। चीयर्स। अरे अरे अरे, तू इतना खुश क्यों हो रही है? क्यों? नौकरी तो इन लोगों को मिली है। अरे वाह, जब तुम सब लोग बड़ा बड़ा आदमी बनेगा तो अपन भी बड़ा बनेगा ना। अपन के पास भी 5 स्टार होटल के माफिक बार होगा। ये सड़ेला दारू की जगह इंग्लिश दारू होगा, इंग्लिश स्कॉच। और फिर तुम सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अपन के बार में आएगा, सूट बूट पहनकर। अरे वो देखो, तुम सबकी गाड़ी आ रही है, तुम सबकी गाड़ी आ रही है, वो देखो। कमल, बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। मुझे तुझसे जरूरी काम है। हाँ बोल। यहाँ नहीं, अकेले में। चल। हाँ कमल बोल, क्या बात करना चाहता तू मुझसे? विजय, तेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट आई है। आजकल जो शहर में वारदातें हो रही हैं, ये सारे पैसे वालों को, फैक्ट्री मिल मालिकों को कपड़े उतार कर बीच सड़क पर नंगा करने की इस आंदोलन के, मेरा मतलब है इस टोली के सरदार क्या तुम हो? अगर मैं हाँ कहूं तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर कमल, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज नहीं, पर कल जब होगा तब। एक बात बता, तो ऐसे खतरनाक खेल क्यों खेलता? कमल बाबू, बिना नौकरी के हमारे घरों में चूल्हा तक नहीं जलता। रिश्वत की तिजोरियों में हमारे हक कैद पड़े हैं। उनको हासिल करने के लिए उन तिजोरियों को तोड़ना ही पड़ेगा। अपना हक छीन कर ही हासिल करना पड़ता है, वैसे नहीं मिलता। मैं नहीं मानता तुम्हारी इस दलील को। इस दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें नौकरी मिल जाती है, वो अपनी जिंदगी आराम और चैन से कैसे गुजार लेते हैं। मतलब तुम्हारे जैसे लोग है ना? हाँ, मैं ही सही, मेरे जैसे लोग। तुम्हारे जैसे लोगों को तो नौकरी मिलेगी, जिंदगी का हर आराम नसीब होगा ही। क्यों नसीब होगा? क्या फर्क है तुम्हें और मुझ में? यही सवाल आज मैं तुमसे पहली बार कर रहा हूं कमल। मेरे और तुम्हारे पिता बरसों तक एक ही ऑफिस में काम करते रहे, एक ही ओहदे पर एक ही तनख्वाह मिलती रही, तो फिर क्या वजह है कि तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही और हमारे घर में कभी कभी फाका भी होता रहा? बचपन में तुम कीमती खिलौनों से खेलते रहे और मुझे मामूली मिट्टी का खिलौना भी नसीब न हुआ। एग्जाम्स में तुम्हारे मार्क्स मुझसे कम आए, मगर तुम्हें नौकरी मिली, मुझे नहीं। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या साबित करना चाहते हो तुम कि मेरे पिता जिंदगी भर लोगों से रिश्वत लेते रहे? सच्चाई के तराजू में तोल कर देखो, तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाए। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पिताजी पर रिश्वत का कम लगा रहा? अरे रिश्वत तो तेरा बाप लिया करता था, इसलिए दफ्तर में रंगे हाथों पकड़ा था। तेरे पिता पर इल्जाम तू लगा रहा है, जिसकी जिंदगी की सारी खुशियां रिश्वत से खरीदी हुई है।
क्या कर रहे हो तुम लोग? सच्चाई का सामना करने की बजाय आपस में लड़ने लोगे क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। विजय, ये सब क्या है? क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे ये पूछने आए हो कि मैंने सारी जिंदगी